पैसे से ही सब कुछ होता है। पैसे के बिना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, पैसे के बिना तुम्हें कोई पूछे नहीं। हमारी पूरी फैमिली की इतनी औकात नहीं थी कि हम 25,000 रुपए की बात भी कर। मुझे किसी घर में ही काम मिल जाए, मेरे को कोई झाड़ू पोछे के लिए ही पैसे दे दे, 3,000 रुपए से जो हमारे पास बचे थे अपना चैनल बनाया और उस चैनल को हम 2 मिलियन तक लेकर गए। जिंदगी में करियर बहुत जरूरी है। जी, करियर अगर आपका नहीं है, अगर आप एक लड़की हो, लड़का हो, व्हाटएवर यू आर, लेकिन करियर होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। ये सच है कि आपको अल्लाह पे भरोसा रखना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आपकी किस्मत में सब कुछ लिखा है, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन दुआओं से और मेहनत से आप अपनी किस्मत पूरी तरह से बदल सकते हो। तो जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कि आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा ही कुछ किस्सा आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो कि एक छोटी सी बच्ची जो कि 8th क्लास में पढ़ती थी और उसके माइंड में सवाल उठता था पैसों का। हाँ, पैसा लगता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। ऑफ कोर्स इस दुनिया में रहते हुए अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको इंसान अता नहीं फरमा सकता है, बेशक अल्लाह अता फरमाता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम फेस करते हैं वो सब कुछ करना पड़ता है। किस्मत पे आप यकीन करते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन मेहनत और दुआ ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रखती है। अपनी ज़िंदगी में मेहनत करो और आप सब कुछ पा सकते हो। ऐसे ही एक मिसाल है एक लड़की की जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, गिर के उठी और उठकर अपना काम उसने किया। तो देखते हैं आज हम उस वीडियो को। इससे पहले कि वीडियो हम स्टार्ट करें रिएक्शन के लिए, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन है वो महान शख्स। So let's begin. पैसा बहुत जरूरी होता है, पैसे से ही सब कुछ होता है। पैसे के बिना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, पैसे के बिना तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। हमारी पूरी फैमिली की इतनी औकात नहीं थी कि हम 25,000 रुपए की बात भी कर सके। मुझे किसी घर में ही काम मिल जाए, मेरे को कोई झाड़ू पोछे के लिए ही पैसे दे दे, 3,000 रुपए से जो हमारे पास बचे थे अपना चैनल बनाया और उस चैनल को हम 2 मिलियन तक लेकर गए, जिससे मेरी इनकम कम से कम महीने में 5 से 6 लाख रुपए आराम से हो जाया करती थी। ये प्रैंक बनाती है, ये तो प्रैंक वाले तो वल्गर ही बनाते हैं। तो मैंने उस चैनल को बंद कर दिया और वो थी मेरी सबसे बड़ी गलती। नमस्कार, मेरा नाम है निशु तिवारी और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरे एक चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और एक चैनल पर मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और उसको मैंने बंद कर दिया। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और अपनी फैमिली की चौथी लड़की हूँ। और चौथी लड़की होने की वजह से मुझे अपनी फैमिली में ये पता चल गया था कि मुझे अपनी फैमिली से किस चीज की डिमांड करनी है और किस चीज की डिमांड नहीं करनी है। पढ़ाई तो जब मेरी नॉर्मल चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी गवर्नमेंट स्कूल में मेरी सही पढ़ाई चल रही थी। मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। जैसी मैं थी एवरेज स्टूडेंट, उसी हिसाब से मैंने अपने आप को एक्सेप्ट भी कर लिया। मेरी लाइफ में जो बहुत ज्यादा बड़ा चेंज आया वो आया 2012 में मेरे फादर की डेथ के बाद। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं इतनी छोटी थी, मैं 8th क्लास में थी। मुझे कोई भी चीज समझ में नहीं आती थी क्या सही है क्या गलत है। बट जब मेरे फादर चले गए और जब आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने खास लोग एक छोटी बच्ची के बारे में जो 8वीं क्लास में है या आपकी बहनों के बारे में, आपके भाई के बारे में ये बात करने लगते हैं, अरे अभी बाप तो मर गया अब कौन पालेगा, अरे बाप तो मर गया अब कौन करेगा, अरे एक साथ 2 की शादी कर दो, अरे इसके लिए भी देखना चालू कर दो। तब मुझे लगा अरे यार ये क्या है, ऐसी भी बात होती है क्या, ये वाली चीजें भी होती हैं, ये शादी क्या होती है। अरे मेरे को उस टाइम पे मुझे लगा कि यार मुझे ऐसा फील कराया जाता था कहीं मेरे को ऐसा तो नहीं है कि अब मेरे फादर नहीं है तो सही में ये लोग मेरी शादी तो नहीं कर देंगे, शादी करके मुझे कहीं जाना तो नहीं पड़ेगा, अरे पैसे नहीं है, ये लोग ऐसी चीजें बोल रही, अरे इसकी शादी कर दो, हमारा एक लड़का है जानने वाला। और मेरी बहनों को लेके ये बोला जाता था अरे अभी तो ये इतनी सारी लड़कियां हैं इनके घर में, कौन करेगा, बाप तो मर गया, कौन पूछेगा इनको, 3-3 लड़कियां पैदा कर ली, खुद सोचना था ना पैदा करते वक्त। मतलब मुझे उस टाइम पे मेरे फादर के जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि लड़की होना कितनी बड़ी वो दिक्कत वाली बात है यार, लड़की क्यों हूं मैं। मुझे अब मैं एक 8वीं क्लास का बच्चा जिसको अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि यार चलो खेल लेते हैं, थोड़ी चीजें कर लेते हैं, वो ये सोच रहा है कि यार लड़की हूं मैं क्यों लड़की हूं, अगर मैं लड़का होती तो शायद मुझे ये चीजें नहीं सुननी पड़ती। और उनके मुंह से ये सब चीजें सुनने को मिली, तब मुझे लगा कि सब
बिखर गया। पापा के जाने के बाद मुझे ये पता चल गया कि दुनिया ऐसी नहीं होती जैसी हमें दिखती है। ऐसी चीजें जो हमें बहुत सुंदर सुंदर लगता है ना बचपन में, बटरफ्लाइज सा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब मेरे फादर गए तो जब हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो चेंज हुई, तो मुझे आज भी याद है कि 2 से लेके 3 साल तक हमारा कोई फोन तक नहीं उठाता था, कोई मम्मी से बात तक नहीं करता था, पूछता तक नहीं था, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि अगर हमने किसी से बात कर ली, हमने किसी से कुछ पूछ लिया तो 2 रुपए मांगना ले, ये बोलना दे कि हमारी 2 रुपए की मदद कर दो। और मम्मी मेरी बहुत खुदार रही है, हमने कभी किसी से कोई लालच नहीं रखा कि यार हमारी कोई 2 रुपए की मदद कर दे। हम लोग सिर्फ ढूंढते थे कि यार हमारे घर से अब बड़े का साया उठ चुका है, तो कोई रिश्तेदार जो आदमी ही हो, क्योंकि 4 औरतों का घर में रहना, कोई आदमी हो तो एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाए, कोई बस ये चीज बोल दे कि यार तुम चिंता मत करो, हम हैं। बेशक से वो ना करे, पर ये जब कोई बोलने वाला मिलता ना कि यार तुम टेंशन मत लो, हम हैं, तो वही इंसान को हिम्मत मिल जाती है। पर जब वो हिम्मत नहीं मिली ना, ये बोलने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे कि यार हम हैं तुम्हारे साथ, हम देख लेंगे, अगर कुछ होगा तो हम तुम्हारा थोड़ा बहुत कर देंगे। जब ये भी सुनने को नहीं मिला हमको, तो हमको लगा कि यार अब तो हम ही हैं, हम बहनें, हमारी मम्मी और मेरा एक भाई है, हम ही हैं, जो करना है हमें आपस में ही हम लोग अपना देखेंगे, अपना करेंगे। क्योंकि अब सबने फोन उठाना बंद कर दिया। मम्मी को कोई मेरी शादियों में नहीं बुलाता था, क्योंकि मेरे फादर नहीं थे, तो वो मेरी मम्मी को अछूत की तरह ट्रीट करने लगे थे। मेरी मम्मी को ऐसे देखा जाता था, अरे इसको अपने किसी फैमिली फंक्शन के बारे में मत बताओ, ये तो ऐसी औरत है, इसका तो नजर लग जाएगा। मेरी मम्मी को ऐसे फील कराया जाता था कि हर वक्त की इसको मत बताओ अपशगुन हो जाएगा, इसको मत बुलाओ अपशगुन हो जाएगा। मेरी मम्मी को ऐसे ट्रीट किया जाता था। और जब एक छोटा बच्चा अपने घर में अपनी माँ के साथ ये सब चीजें होते देखता है ना, और ये फील करता है, तो उसको लगता है कि यार मैं क्यों वो कम उम्र में भी यही सोचता है कि यार मैं अपनी माँ के लिए क्यों नहीं कुछ कर पा रही, मैं क्यों नहीं हूँ बड़ी, मैं क्यों इस टाइम पे 8वीं में हूँ, मैं क्यों नहीं सोच पा रही इतना अपने घर के लिए। और जब दुनिया चेंज होती है ना, एक परिवार की जब दुनिया चेंज होती है, तो वो पूरी दुनिया, पूरे घर का, जो कहते हैं ना कि घर से हमारी जब छत हटती है, तो जो सारे मौसम होते हैं ना, वो एक एक करके नहीं आते हैं कि आज बारिश आ रही है, 6 महीने बाद अब गर्मी आएगी, 6 महीने बाद सर्दी आएगी। नहीं, जब बाप के जाने के बाद छत हटती है ना, तो सारे मौसम एक साथ दिखते हैं कि अभी बारिश भी हो रही है, अभी धूप भी हो रही है, और अभी सर्दी भी लग रही है। वो सब मिक्स होके तुम पे पहाड़ों की तरह जब टूटता है ना, तब तुम्हें अपनी असली औकात का पता चलता है। और उस सिचुएशन में हमें पता चला कि हमारे अपने कौन हैं, कौन हमारे लिए है और कौन हमारे लिए नहीं है। तो उस सिचुएशन में हमारा घर कैसे चलता था, हम नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे, हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे एक कमरा बना हुआ था, उस पे उस टाइम पे 800 रुपए महीना आता था, 800 रुपए किराया था। इतना किराया उस टाइम पे नहीं लोग पे करते थे। तो 800 रुपए में मेरी मम्मी हम लोगों को खिलाती पिलाती थी। और पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी का एक पेंशन कार्ड सरकार देती है, जिनके हस्बैंड नहीं होते, तो उससे कुछ पैसे पेंशन पे आते थे, तो उससे हमारी मम्मी हम लोगों को खिलाती पिलाती थी और हमारे कपड़े वपड़े देखती थी। उन पैसों से एजुकेशन का होना, वो भी 3-4 बच्चों का, वो तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि हम करेंगे भी कैसे, क्योंकि हमारे घर के उस टाइम पे डिस्कशन कैसे होते थे, हम जब सुबह उठते थे तो हमारे घर में क्या बात होती थी कि अभी दूध नहीं है, काली चाय बना देती हूँ, काली चाय पी लो, रात की रोटी रखी हुई है, इस पर नमक लगा देती हूँ, ये खा लो। तो हमारे डिस्कशन जब ऐसे होते थे, हम जब इन चीजों के लिए हम इतना सोचते थे अपनी जिंदगी में, हमारी माँ को हम देखते थे इतनी हमारे लिए इतना सोचते हुए, हमारे लिए रोते हुए दिन रात। तो उस टाइम पे जो चीज मुझे सबसे ज्यादा जरूरी समझ में आई, सबसे ज्यादा पता चली, वो यही थी कि पैसा बहुत जरूरी होता है, पैसे से ही सब कुछ होता है, पैसे के बिना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, पैसे के बिना तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। मतलब मैं इतनी छोटी थी और फिर भी मेरे दिमाग में दिन रात सिर्फ पैसे चलने लग गए। तो मेरे दिमाग में पता क्या आता था, मैं ये नहीं सोचती थी कि अब मैं पढ़ूं आगे या मैं कुछ अच्छी एजुकेशन पे ध्यान दूं। मेरे दिमाग में ना पैसों को लेके इतना वो भर चुका था। मैं पता क्या सोचती थी उस टाइम पे, मेरे दिमाग में चलता था कि यार मुझे कहीं काम मिल जाए, मुझे किसी घर में ही काम मिल जाए, मेरे को कोई झाड़ू पोछे के लिए ही पैसे दे दे, या मैं वो कुछ नहीं होता किसी राशन की दुकान पे बैठ जाऊं या किसी दवाई की दुकान पे बैठ जाऊं, मुझे कोई 1200 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए दे दे, मुझे वही बहुत लगते थे। 500 रुपए भी मुझे बहुत बड़ी रकम लगती थी। मेरे दिमाग में चलता था यार मुझे यही काम मिल जाए, मैं यही कर लूंगी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, कम से कम मैं थोड़ी मदद तो अपने घर वालों की कर पाऊंगी। पर शायद मेरी डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था, मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था। तो इसलिए मेरे के लिए एक लड़की रहती थी और वो मास कम्युनिकेशन कर रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो वो एक बार आ रही होगी, तो मैंने उससे नॉर्मली पूछ लिया कि आप क्या करते हो, तो उसने कहा कि मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ। और वो थी मेरी सबसे बड़ी गलती। और वो गलती कैसी हुई मैं आपको बताती हूँ।
मैंने अपने आंखों में एक सपना देख लिया और वही सपना मैंने अपनी मम्मी को दिखा दिया बिना कुछ सोचे समझे। और मैं और मेरी मम्मी दोनों निकल पड़े कॉलेज की तरफ। और जब हम वहां कॉलेज में गए, हम कॉलेज में जब रूम में पहुंचे तो मेरी मम्मी ने पूछा, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, खुद ही उन्होंने जवाब दिया कि 25,000 रुपए एडमिशन फीस लगेगी। और जब उन्होंने बोला ना कि 25,000 रुपए एडमिशन फीस लगेगी, तो मैं ऐसे जैसे अभी हो रहा है ना मेरे साथ में, वैसे अपने ही मन में एक जंग सी लड़ रही हूँ कि यार 25,000 रुपए, 25,000 रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती है। हमारे घर में तो सुबह काली चाय बनी है, मैं 25,000 रुपए की बात करने भी कैसे बैठी हूँ। मतलब हमारी पूरी फैमिली की इतनी औकात नहीं थी कि हम 25,000 रुपए की बात भी कर सके। देना तो बहुत दूर की बात थी उस टाइम पे। पर मेरी माँ यार, मेरी माँ ना बहुत भोली है, बहुत ही ज्यादा भोली है। मेरी मम्मी ने कहा, टीचर से कहा मेरी मम्मी ने, मैम से, मैम मैं 2,000 रुपए लाई हूं, बाकी की फीस मैं थोड़ी थोड़ी करके दे दूंगी। और उस टाइम पे मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैं अपनी मम्मी को देख रही हूँ, मेरी मम्मी मुझे देख रही है, और दोनों ने बिना कुछ कहे जो आपस में बात करी है ना, बिना किसी को बताए, वो बात हम बस माँ बेटी को पता है कि यार मैं 2,000 रुपए दे दूंगी अभी और बाकी की फीस मैं थोड़ी थोड़ी करके दे दूंगी। मैं अपनी मम्मी की तरफ देख रही हूँ, मेरी मम्मी मेरी तरफ देख रही है, और वो एक माँ बेटी के बीच में ना डिबेट चल रही है, यार मम्मी मत करो, मम्मी मत करो यार, 2,000 रुपए, वो 25,000 रुपए मांग रहे हैं, आप 2,000 रुपए की बात कर रही हो क्यों। एक वो नहीं होता बच्चे का, मम्मी मत करो यार, मुझे नहीं करना है यार, मैं नहीं कर सकती, ये चीज मेरे से नहीं हो सकता। मैं कह रही हूँ कि मैं चलते हैं, अरे मेरे से गलती होगी, मैं यहाँ ले आई, मेरे से गलती होगी, मैं खुद यहाँ क्यों आई इस कॉलेज में। मैं हर वक्त मैं अपने आप को कोस रही हूँ उस रूम में बैठी बैठी, सब वहां पे इतनी भीड़ है और मैं अकेली उस रूम में अपने आप को कोस रही हूँ, अपने ही दिमाग में अपनी माँ को देख रही हूँ, अपनी माँ की लाचारी को देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ यार, मैं बहुत बुरी औलाद हूँ, मेरे जैसा बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरी माँ के पास पैसे ही नहीं है 25,000 रुपए देने के लिए। मेरी मम्मी 2,000 रुपए मेरी मम्मी 2,000 रुपए लेके बैठी हुई है यहाँ पे, और मेरी मम्मी कह रही है कि मैं 2,000 दे दूंगी, बाकी के हम बाद में देंगे। मैंने कहा कि नहीं, ये चीज तो नहीं करनी चाहिए, ये सामने वाले हमें जज करेंगे, क्या सोच रहे होंगे यार, क्या भिखारी टाइप लोग एडमिशन कराने आए। तो फिर ना हुआ ये कि उन्होंने भी ना, जिस लड़की की वजह से हम वहां पे पहुंचे थे, उस लड़की ने शायद बात कर रखी होगी, और वो जो मैम थी उन्होंने कहा कि ठीक है हो जाएगा, आप अभी 2,000 रुपये जमा करवा दो, ठीक है, और बाकी की फीस आप धीरे धीरे करके दे देना। तो मम्मी ने कहा ठीक है। मम्मी ने अपने बटुए से 2,000 रुपये निकाले और 200 रुपये अपने 100 के 2 नोट घर जाने के लिए किराया रख लिया। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, मेरी मम्मी ने अपने झुमके बेच के वो 23,000 रुपये जमा करवा दिए। और वहां पे मुझे लगा कि इस दुनिया में सबसे बुरा और सबसे नीच कोई है तो मैं ही हूं। मुझे लगा ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे घर मेरी माँ को अगर मेरी वजह से कुछ चीज बेचनी पड़ेगी, मैं क्यों कर रही हूँ ये चीज, मैं नहीं करना चाहती। अब ना इस स्टेज पे मैं ये नहीं बोल सकती थी कि अरे मम्मी तुमने झुमके बेच के 25,000 रुपए दे दिया, अब मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज, क्योंकि अब वो कॉलेज है, वहां पे ये नहीं है कि पैसा आपने जमा करवा दिया तो वापस हो जाएगा। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तू चिंता मत कर, लोन मिल जाएगा तुझे, एडमिशन फीस मैंने दे दी, तू कॉलेज जा। और अब आता है मेरे कॉलेज जाने का पहला दिन, जहां मुझे पता चला कि मैंने ये क्या कर दिया अपने साथ। ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ एडमिशन लेके, क्योंकि मैंने अपनी औकात से बहुत ऊपर के कॉलेज का सपना देखा, वहां थोड़े से पैसे दे दिए, फीस भर दी और मैं फंस गई। क्योंकि जब मैं कॉलेज में पहुंचती हूँ और अपने अगल बगल के बच्चों को देखती हूँ, जहां कोई किसी टीचर का बच्चा बैठा है, प्रिंसिपल का बच्चा बैठा है, कोई मर्सिडीज से आ रहा है, कोई अपनी फॉर्च्यूनर से आ रहा है, कोई गाड़ी से आ रहा है, जिनके कपड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत रईस हैं, आईफोन लेकर आ रहे हैं, और मैं वहां अपना एक छोटा सा वीवो का फोन लेके बैठी हुई हूँ और अपनी हालत देख रही हूँ और उनको देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि यहाँ तो मैं कैसे सरवाइव कैसे करूंगी यहाँ आकर। इनमें वो इंग्लिश में पटर पटर बात करें, ओ यू नो व्हाट, ये सब बातें चल रही हैं, उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल को देख के मैं सोच रही हूँ कि मैं इनके साथ कैसे, क्योंकि इतना तो हम कभी किसी से मिले ही नहीं, या अपनी औकात के ऊपर उठ के तो कोई चीज देखी नहीं। तो वहां पे मेरे को फील हुआ अशेम्ड, मुझे लगा कि यार मैं कैसे इन लोगों से मिलूं, कैसे बात करूं। और जब मैं कॉलेज जाने लगी तो मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा पतली हुआ करती थी, मैं इतनी पतली थी कि मतलब आप मेरी पुरानी फोटोज देखोगे तो आप कहोगे यार ये तू ऐसी भी दिखती थी। तो जब मैं कॉलेज जाती थी वहां पे मेरे को लेके बातें कैसी होती थी कि अरे
तू कितनी पतली है यार, तू कुछ खाया कर। अरे यार तुझे तो अपने एक ही टॉप को 4-5 बार सिलाई करके पहनना पड़ता होगा। लोग पता वहां पे ऐसी बात करते थे कि क्योंकि चप्पल जूते हमारे पास इतने सारे नहीं होते, हमारे यहाँ पे एक ही जूता होता है, एक ही चप्पल होती है, उसी को आप बाहर जाने के लिए पहनते हो। घर के एक चप्पल होती है जिसको आप बाथरूम जाने के लिए पहनते हो, ठीक है। मैं एक ही चप्पल में कॉलेज जाती थी, तो वहां पे लोग क्या बातें करते थे, अरे तू यार एक ही चप्पल पहन के आती है यार, तो ये पैंट 2 दिन पहले भी तो पहन के आई थी ना यार, तेरा ये टॉप जो है इसका ना रंग उड़ गया है। अरे यार तेरे बालों में से ना बहुत बदबू आती है, ये आज तू नहा के नहीं आई क्या? क्योंकि उन्हें नहीं पता तुम्हारी लाइफ का क्या स्ट्रगल चल रहा है। जो तुम्हारे साथ बैठते हैं ना उन्हें नहीं पता। क्योंकि मैं अपने 4-4 रुपए बचाने के लिए ना, मेरा मेट्रो से किराया लगता था कॉलेज जाने का 200 रुपए, पर मुझे पता था मैं रोज 200 रुपए की डिमांड नहीं कर सकती, तो मैंने इसका एक शॉर्टकट तरीका ढूंढा। मैंने सोचा कि मुझे कॉलेज जाने में अच्छा 1 घंटा लगता है पर 200 रुपए लगते हैं, तो मैंने क्या सोचा कि अब मैं क्या करूंगी, मैं ना बस से जाऊंगी, क्योंकि उसमें मेरा 30 रुपए में आना जाना हो जाएगा। पर बस से कॉलेज जाने के लिए मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता था। मैं 6 बजे उठती थी, मैं 7 बजे वाली बस पकड़ती थी, और 7 बजे वाली बस में बैठ के मैं 10 बजे कॉलेज पहुंचती थी। मतलब मुझे वो 3-4 घंटे का स्ट्रगल मैंने अपना बढ़ा दिया, ताकि से मैं अपने 200 रुपए बचा सकूं और कॉलेज जाकर पढ़ाई कर सकूं। तो ऑफ कोर्स जब कोई बस में इतनी घंटों का सफर करता है तो वो बहुत अच्छा स्मेल नहीं करेगा, उसके बाल बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, उसके कपड़े बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। पर जब ना आप कॉलेज में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, कोई बंदा जब आपको आकर कोई बात बोल जाता है ना कि अरे तेरे कपड़े ऐसे लग रहे हैं, तेरे बाल ऐसे लग रहे हैं, चाहे उसने मजाक में ही क्यों ना बोला हो, उसने मजाक में वो बात बोल दी, पर मुझे लगा अरे ये तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा के चला गया। वो बात मेरे को रात रात भर याद रहती थी, मैं आज तक वो बातें नहीं भूल पाती, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था। जब आपका कोई मजाक उड़ाता है ना, वो आपका मजाक नहीं उड़ा रहा होता है, वो आपकी फैमिली कंडीशन का, आपकी सिचुएशन का, आपके हालात का, आपकी गरीबी का, आपकी मजबूरी का, हर चीज का मजाक वो उड़ा के चला गया। वो बंदा तो बोल के चला गया। अब आप अपने आप को लेके एक तो वैसे शर्मिंदा महसूस करते हो, और उसके बाद आप एक डीमोटिवेटेड पर्सन बन जाते हो, जिसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा अपने बारे में। तो कॉलेज जाना मैंने कर दिया बंद। तो मेरे को लग गया था कि यार ये इंडस्ट्री ही मेरे लिए नहीं है, मैं इसमें क्या कर रही हूँ। तो फिर मैंने वो चीज क्विट कर दी, और मैं अपना खर्चा चलाने के लिए फिर इवेंट्स करने लगी फुल टाइम। मैं डेली इवेंट्स क्या करती थी, 1000 रुपए 700 रुपए जो भी मुझे मिलते थे मैं उसके लिए काम करती थी। और एक दिन मैं इवेंट से ही अपने घर जा रही थी, वहां पे मुझे एक बंदा मिला, और उसने मुझे बोला कि मैं आप पे प्रैंक कर सकता हूँ क्या? तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लो। तो उसने मेरे पे प्रैंक कर दिया। तो ऐसे करते करते वहां पे ना मेरे मतलब ये मेरी लाइफ का, ये दिन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, यहां से मेरी जिंदगी बदल गई। तो वहां पे उस बंदे ने मेरे पे प्रैंक किया। उसके बाद मेरे को एक और बंदा मिला, उसने मेरे को बोला कि क्या मैं आप पे प्रैंक कर सकता हूँ? तो मैंने कहा चल ठीक है, एक ने करा तू भी कर ले प्रैंक, क्या हो जाएगा। उसने भी मेरे पे प्रैंक कर दिया। ऐसे करते मुझे तीसरा बंदा मिला, उसने बोला कि अरे सुनो मैं ना एक प्रैंक चैनल चलाता हूँ, मैं आप पे प्रैंक करूंगा। मेरे दिमाग में मेरे को इतना दिमाग मैंने लगाया नहीं कि यार 2 लोगों ने मेरे पे प्रैंक किया, आप तीसरा भी करने के लिए बोला। मैंने कहा चल तू भी कर ले, प्रैंक ही तू है। ऐसे करते करते एक ही दिन में 4 अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के क्रिएटर्स ने मेरे ऊपर प्रैंक किया, और वो वीडियो, उन चारों की वीडियो सेम डे ही अपलोड हुई, और वहां से मैं सबकी नजरों में आ गई और वायरल हो गई। क्योंकि वो एक ही सेम कपड़े में 4 चैनलों पे एक लड़की दिख रही है, वो 4 चैनल भी नामी थे उस टाइम पे प्रैंक के। तो फिर जो सबसे पहला वाला बंदा था ना, उसने मेरे को बुलाया, उसने बोला कि आप यूट्यूब करोगी क्या? मैंने कहा यूट्यूब में क्या करना होता है? उसने कहा कि हम ऐसे ऐसे दोनों मिलके एक चैनल बनाएंगे और 50-50 अपना कमीशन रखेंगे, जो भी पैसा आएगा, जो भी चीज होगी, आधा आप ले लेना, आधा मैं ले लूंगा, दोनों का चैनल होगा, दोनों इक्वली काम करके दोनों आधा आधा कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है यार, इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है, क्योंकि मेरे पास तो वैसे ही काम नहीं था, इवेंट करके मैं 500-600 रुपए कमा रही थी और सब सही चल रहा था उसके साथ मेरा, ठीक है। और देखते देखते उस चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, और 50,000 सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। तो और मोनेटाइज भी हो गया चैनल और पैसे वैसे भी आने लगे। पर दिक्कत क्या हुई, उसने मेरे को धोखे में रखना चालू कर दिया। जैसे कि उस टाइम पे पैसे आते थे मोनेटाइजेशन से, मान लो कि अगर आप मान लो कि 10,000 रुपए आए, तो मुझे पता है क्या बताता था, 1,000 रुपए बने हैं।
मान लो 5,000 रुपए आए तो वो बोलेगा अरे 1500, इस महीने तो कुछ बना ही नहीं, अरे कॉपीराइट आ गया, देखो ये वीडियो तो चली नहीं, ये वो। क्योंकि मैं इनोसेंट थी, मेरे को यूट्यूब का वाइब ही नहीं पता था कि यूट्यूब क्या होता है, कैसे काम होता है। तो उसने मेरे को बहुत बेवकूफ बनाया। वो पैसे आते कुछ थे, बताता कुछ था। तो जब मैंने इस बंदे से बात करी अपनी सिक्योरिटी के बारे में कि अगर चैनल में हम अलग होते तो क्या होता है, तो उसने क्या करा, अगले दिन ही मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से और मेरे को मना कर दिया कि कल से आने की जरूरत नहीं है, और जो पैसे वैसे बनते थे वो भी उसने मुझे नहीं दिए। उस टाइम पे मेरी एक ऐसी हालत थी कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि एक चलता हुआ चैनल वो बंद हो गया, मेरे हाथ से हड़प लिया गया और सब कुछ बदल गया। और मुझे आज भी याद है कि मैं 12 खंबा मेट्रो स्टेशन पे 6 घंटे तक बैठकर रोई थी कि अब मैं आगे क्या करूंगी, मेरा क्या होगा। तो मेरे पास कोई होप नहीं बची थी, मुझे लग रहा था सब खत्म हो चुका है। तो उस टाइम पे अगर किसी ने मेरा दिल से साथ दिया मेरे बुरे वक्त में, तो मेरे दोस्त मयंक ने। उसने कहा कि उस बंदे की, मयंक की एक बहुत अच्छी खासी जॉब चल रही थी, अच्छे नामी चैनल पे उसकी प्रोड्यूसर की जॉब लगने वाली थी, वो इंटर्नशिप बढ़िया कर रहा था, उसका सब सही चल रहा था, उसने सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, तुझे मेरी जरूरत है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू जो करना चाहती है कर, मैं हूं तेरे साथ। मतलब मैं एक बंदा था, सिर्फ और सिर्फ सब कुछ हटा के वो एक ही बंदा था जिसने मुझे ये कहा कि तुझे जो करना है कर, मेरा बैक सपोर्ट है तेरे को। और जब सब कुछ चला गया ना, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना चैनल बहुत जल्दी से स्टार्ट कर लूं, क्योंकि मेरी कोई कमाई नहीं हुई थी उस चैनल से। वो सारे पैसे तो उस बंदे ने ही रख लिए। तो उस टाइम पे हमें कुछ पैसों की जरूरत थी। तो मयंक जहाँ पे काम करता था, उसने अपने सर से 5,000 रुपए मेरे लिए उधार मांगे, और उस 5,000 रुपए को लेकर हमने अपनी किस्मत को बदलने का फैसला किया कि अब जो करना है इस 5,000 रुपए से करना है। तो हमने एक बंदे को हायर किया, एक कैमरामैन को, और वो हमसे एक वीडियो बनाने के ले रहा था 1,000 रुपए, जो कि हमें बहुत ज्यादा लग रहा था। तो मैंने दिमाग लगाया एक काम करते हैं, हम इसको पर डे के हिसाब से 1,000 रुपए तो दे देंगे, पर हम एक दिन में वीडियो शूट करेंगे 2, ताकि से हमारा कम से कम थोड़ी वीडियोस का बैकअप हमारा बन सके। पर जब हमने पहली वीडियो शूट करी तो पता चला कि वो 1,000 रुपए लेकर तो चला गया, और हमने जब घर जाके डाटा चेक किया तो उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी, और 1,000 रुपए भी जा चुके थे। अब हमारे पास बचे थे सिर्फ 4,000 रुपए। और जब हमने अगले दिन दोबारा उस बंदे को बुला के शूट करा, और पता चला जब हमने फिर डाटा देखा तो उसमें क्लिप्स ही नहीं थी। ऐसे करते करते हमारे पास बचे सिर्फ 3,000 रुपए। और उस बंदे ने हमको बोला कि सुनो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, और क्या कहते हैं, अब मैं जा रहा हूं। तो उसने अपने 2,000 रुपए लिए, और हमारे पास अब बचे सिर्फ 3,000 रुपए। उसके बाद मैंने अपने कुछ दोस्तों से फोन वोन मांगा, और उस फोन से हम वीडियो शूट करते थे। ऐसे करते 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 हमने उन 3,000 रुपए से जो हमारे पास बचे थे अपना चैनल बनाया, और उस चैनल को हम 2 मिलियन तक लेकर गए, जिससे मेरी इनकम कम से कम महीने में 5 से 6 लाख रुपए आराम से हो जाया करती थी, और मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही थी उस चैनल से। पर प्रैंक इंडस्ट्री उस टाइम तक इतनी ज्यादा बदनाम हो गई, उसमें इतनी ज्यादा गंदगी मच गई, लोग वल्गर प्रैंक बनाने लगे, तो मैंने उस चैनल को बंद कर दिया। क्योंकि मुझे कुछ बड़ा तो करना था, बट अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए। मैं ये नहीं चाहती थी कि सबके साथ साथ मेरा नाम भी ऐसे हो कि अरे ये प्रैंक बनाती है, ये तो प्रैंक वाले तो वल्गर ही बनाते हैं। मैं चाहे अच्छा भी बनाती उस टाइम पे, तब भी मेरी गिनती खराब ही नाम में होती, और वो मुझे नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैंने ये नहीं देखा कि अच्छा मेरी इससे इनकम हो रही है या इससे मैं पैसे कमा पा रही हूँ। मैंने सोचा चलो इसे बंद करते हैं, और फिर से मैं आ गई 0 पर। और उसके बाद मैंने अपना एक व्लॉग चैनल स्टार्ट किया। पर उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग में कुछ भी ज्यादा नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि व्लॉगिंग में आपको दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। ना मेरे पास फैमिली थी, ना मैं अपनी फैमिली के साथ रह रही थी, मेरी फैमिली भी गुजरात शिफ्ट हो चुकी थी, और ना ही मेरे पास कोई अपनी पर्सनल लाइफ थी दिखाने के लिए, ओकेजनली भी कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे मेरा जो भी मैंने सेव कर रखा था वो धीरे धीरे जाने लगा, और मैं फिर से 0 की तरफ बढ़ने लगी। सब कुछ तहस नहस सा होने लगा। कुछ भी ऐसा नहीं था कि अब मेरे को ऐसा एनर्जी, कुछ भी ऐसा नहीं था जो अब सही चल रहा हो, क्योंकि अब मुझे फिर से 0 से ही अपनी शुरुआत करनी थी। पर मैंने ठान रखी थी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करूंगी। मैंने अपने लिए एक लाइफ सोच रखी है, मैंने अपने लिए एक एम सोच रखा है, वो मुझे हासिल करना है। तो हार तो मैंने नहीं मानी कभी भी अपनी लाइफ में। तो व्लॉगिंग तो मैं नहीं कर पा रही थी, और व्लॉगिंग मेरे लिए कोई ऑप्शन था भी नहीं। तो मैंने और मयंक ने डिसाइड किया मिलके कि अब हम इस चैनल पर बनाएंगे चैलेंज वीडियोस, और वहां से मैंने शुरुआत करी अपने एक नए करियर की, एक नए जोन की, और एक नई तरह के कंटेंट क्रिएशन की। और धीरे धीरे इस चैनल पर मेहनत करके इस चैनल को भी हमने कर लिया 1 मिलियन। और जब ये चैनल मेरा 1 मिलियन गया ना, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छे से दिखाई दी कि प्रैंक के टाइम पे जो मुझे रिस्पेक्ट मिलती थी, जिस तरीके से मुझे देखा जाता था, और अब
जो मुझे रिस्पेक्ट मिलने लगी बाकी मेरे फेलो क्रिएटर से भी या बहुत सारी पब्लिक से भी, वो बहुत एक अलग किस्म की रिस्पेक्ट थी और बहुत ही ज्यादा एक होता ना अपनेपन वाली रिस्पेक्ट। तब लोग मुझे उतनी अच्छी नजर से नहीं मेरे से बात करते थे जितना अब करने लगे। और एक वो दिन था जब 25,000 रुपए के लिए मेरी मम्मी ने अपने झुमके गिरवी रखे थे, अपनी चीजें गिरवी रखी थी मुझे पढ़ाने के लिए। और एक आज का दिन है, यूट्यूब को मैं हमें जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। और इसीलिए मैंने यूट्यूब को डेडिकेट करते हुए यूट्यूब का एक टैटू बनवा रखा है यहाँ पर कि मेरी जिंदगी जब तक रहेगी तब तक यूट्यूब तो मेरे साथ रहेगा। मैं अपनी जिंदगी में यूट्यूब को भगवान मानती हूँ। और दूसरा, अगर मैं किसी को भगवान मानती हूँ तो अपने दोस्त मयंक को। इन दोनों ने मेरी जिंदगी बदल दी है। जहां मुझे सोचना पड़ता था कि आज मैं ये खाऊं या ये पहनूं या ये करूं, मेरे घर में ये डिस्कशन चलता था कि आज क्या सब्जी नहीं है, दूध नहीं है, वहां मैंने अपनी लाइफ को YouTube से पूरा चेंज करा। जहां मुझे कॉलेज जाने के लिए बस से 4-4 घंटे का सफर तय करना पड़ता था, वहीं YouTube की वजह से आज मैं अपनी खुद की गाड़ी में घूम पा रही हूँ। जैसा मैंने सोचा था कि मेरे पास एक गाड़ी होगी जिसकी छत खुलेगी, मैंने अपने हर सपने को पूरा किया सिर्फ और सिर्फ YouTube की वजह से। मैं आप सबको बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है ना, कुछ भी बड़ा करना है या जो आप चाहते हो वो करना है, कुछ भी चीज करने के लिए अपने ऊपर ना पूरा विश्वास रखो। अपने ऊपर विश्वास रखोगे ना तो कोई भी चीज कर लोगे, पर अगर अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाओगे ना तो आपसे कोई भी काम नहीं होगा। हार मत मानो, लगे रहो, जब तक नहीं होगा करते रहो, बनो। अगर गिर जाते हो दोबारा उठो, दोबारा करो। बस ये मत बोलो कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को कभी ना मत करो, अपने आप को मना मत करो, लगे रहो। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो देखा आपने कि किस तरीके से आप गिर के वापस उठ सकते हो। अल्लाह से दुआ मांगना बहुत ज़रूरी है और अपनी मेहनत को करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करते हो अपनी ज़िंदगी में तो आप कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि अल्लाह हमारी मेहनत देखता है। हम रातों में जाग के काम कर रहे हैं, हम दिन में ना सोकर काम कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो हमें चाहिए, हम वो कर रहे हैं जो कि एक मेहनत है। और सब कुछ मेहनत के थ्रू ही हमें इस दुनिया में मिलता है और दुआओं से मिलता है, अल्लाह के भरोसे पे मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह के बाद खुद पर भरोसा करने से मिलता है। अगर आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हो तो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल सकता है। और ज़िंदगी में पैसा इस दुनिया के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, ये बात मैं जानती हूँ। और क्या आप इस बात को महसूस करते हैं या नहीं, ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, आप नमाज पढ़िए, आप अल्लाह की इबादत करिए, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, रसूल अल्लाह को फॉलो करिए, नबियों को, वलियों को, फरिश्तों को, सबको फॉलो करिए। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए कभी किसी और के मोहताज मत बनिए सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के बाद अपनी मेहनत पे भरोसा करके सब कुछ पा लीजिए कि आपको कभी किसी इंसान के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसे ही कुछ कहानी इन्होंने बनाई और बहुत ही बेहतरीन कहानी थी। गिर के वापस उठना बहुत बड़ी हिम्मत है। बहुत ऐसे इंसान हैं जो गिर जाते हैं लेकिन वो वापस नहीं उठते हैं। स्टिल वो नहीं उठते हैं क्योंकि वो ये हार चुके होते हैं। जैसे कि उनका एक चैनल था, वो लड़का उनको छोड़ गया, उनको वो भी एक दिक्कत हुई। इसके बाद फिर उनके 3,000 रुपये से उन्होंने स्टार्टिंग करी, जबकि उनके पास 5,000 रुपया था। स्टिल शी स्टार्टेड हर वर्क, उसने अपना वर्क स्टार्ट किया। उन्हें सहारा मिला एक उनके दोस्त मयंक का। लेकिन अक्सर हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी सहारा नहीं होता है, तो हमें अपना सहारा खुद बनना होता है उस ऐसे वक्त पे। पर शुक्र है ऊपर वाले का कि उनको सहारा मयंक का मिला। एंड यस, कोई ना कोई फरिश्ता आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आता है जो कि आपको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर से ज़रूर आपकी ज़रिया बनता है आपके काम का। आप उस चीज़ को समझ भी नहीं पाओगे, आप उस चीज़ का गुमान भी नहीं कर पाओगे कि आपकी ज़िंदगी में वो फरिश्ता है। ये तो आपको जब पता चलेगा जब आपका वक्त अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हम बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस पे वापस से रिएक्शन करेंगे और लोगों की बातों को जानेंगे कि उनके दिल की क्या क्या तकलीफ़ें हैं। फिर कभी इंशाल्लाह ताला हम अपनी तकलीफ़ें ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।